बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। कैट्स फार्मा के इस प्लेटफॉर्म से ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी वेबिनार आज हमने ऑर्गेनाइज करवाया है, मैं इसमें तमाम शुरका को खुशामदीद कहता हूँ। हमारे साथ चूँकि ये मल्टी डिसिप्लिनरी वेबिनार है तो मैं खुद मेरा तारुफ करवा देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर माजिद अली आब्दी है। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। दी ब्रेन क्लिनिक कराची में कंसल्टेंसी करता हूँ। हमारे साथ आज जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं उसमें डॉक्टर मोहम्मद रेहान उमर साहब हैं। डॉक्टर रेहान उमर साहब कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं और चीफ कार्डियोलॉजिस्ट हैं यूनाइटेड हॉस्पिटल में, फैमिली केयर हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब जो है एक सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं और इनका ओपिनियन बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है कार्डियोलॉजी की दुनिया में। हमारे साथ डॉक्टर सैफुल हक साहब भी हैं। डॉक्टर सैफुल हक साहब बकाई इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटोलॉजी से मुंसलिक हैं। डॉक्टर साहब प्रेसिडेंट भी हैं नेशनल एसोसिएशन फॉर डायबिटिक एजुकेटर ऑफ पाकिस्तान के। हमारे साथ प्रोफेसर इफ्तिखार साहब जो प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं, वो भी डाउ इंटरनेशनल कोचा कैंपस में। डॉक्टर साहब जल्दी हमारे साथ होंगे। बाकायदा इस वेबिनार का स्टार्ट करने से पहले हम सब ये बात जानते हैं कि कोविड-19 और कोरोना ने बुरी तरह से पूरी दुनिया को हिट किया है और पूरी दुनिया एक ऐसी सिचुएशन में इस वक्त आई हुई है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, जिसमें हमें नहीं पता कि इससे पहले दुनिया में शायद कोई इस तरह की सिचुएशन हो जहां दुनिया की तमाम ही ममालिक के अंदर लॉकडाउन जैसी सिचुएशन का सामना हो। और चूंकि ये सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन है जो रूटीन से हटकर है, तो अमूमी तौर पे जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो उसके नतीजे में बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। और जब कोई रूटीन के टेंशन या रूटीन के स्ट्रेस होते हैं तो हम उसको स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स कहते हैं। लेकिन अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन हो जो रूटीन के स्ट्रेस या टेंशन से बहुत ज़्यादा बड़ी हो, जैसा कि अगर कभी ज़िलज़ला आ जाता है या सैलाब आ जाता है और बहुत सारे लोग वहाँ पे मर जाते हैं, या बहुत सारी जो प्रॉपर्टी तबाह हो जाती है, या कभी बम ब्लास्ट हो जाता है, तो वो तमाम लोग जो इन सिचुएशन को विक्टिमाइज करते हैं या इन सिचुएशन में विक्टिम हो जाते हैं, वो जिस स्ट्रेस से गुजरते हैं उस स्ट्रेस को हम ट्रॉमेटिक स्ट्रेस कहते हैं। यानी वो आम सिचुएशन के मुकाबले में बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है। और फिर चूंकि एक ऐसी सिचुएशन होती है जो अमूमी तौर पे ज़िंदगी में नहीं आती, तो हमें फिर नहीं पता होता है कि हम किस तरह से उसमें रिएक्ट करें। अगर किसी शख्स को, कोई भी शख्स ऐसे ट्रॉमा से गुजरे और ट्रॉमा से गुजरने के काफ़ी अरसे बाद भी, अमूमी तौर पे 6 महीने, लेकिन काफ़ी अरसे बाद भी वो स्ट्रेस का, टेंशन का, एंजाइटी के सिम्टम्स और अलामात का शिकार रहे, तो हम ऐसे शख्स को कहते हैं कि वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार हो गया। पूरी दुनिया जिस सूरत हाल से इस वक्त गुजर रही है, लगता यह है कि पूरी दुनिया ही इस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का शिकार हो चुकी है। एक बिल्कुल नई सिचुएशन है। हमें नहीं पता था आज से कुछ अर्सा पहले कि इस तरह की सिचुएशन में हमें किस तरह से ज़िंदगी के दिनों, रोज़, शब रोज़ गुजारने चाहिए। जहाँ इसमें बहुत सारे मसाइल हैं, हमने बहुत सी नई चीज़ें सीखी हैं, जिसमें एक ये वेबिनार भी है। इससे पहले इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था ऑनलाइन सेमिनार का और एक ऑनलाइन अवेयरनेस एक्टिविटी करने का, लेकिन जहाँ मुश्किलात हैं वहाँ कुछ सीखने को भी मिला है। लेकिन आज हमने इस सेमिनार के थ्रू जो बात सबसे अहम डिस्कस करनी है वो ये करनी है कि मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला लोग और आम लोग जो अमूमी तौर पे लोग हैं, जो शायद किसी दूसरे मर्ज का शिकार नहीं है, बीमार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो भी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का शिकार ज़रूर हो गए हैं। फिर चूँकि घर में बंद हैं 24 घंटे, क्या एक्टिविटी करनी चाहिए, किस तरह से चीज़ों को हैंडल करना है, तो ये एक ज़रा मुश्किल मरहला हो गया है। अमूमी तौर पे हम ये गाइड करते हैं कि वो तमाम लोग जो लॉकडाउन में इस वक्त घरों में मौजूद हैं, उनको अपनी डेली रूटीन लाइफ को मेंटेन रखना चाहिए जिस तरह से लॉकडाउन से पहले था। सोने के जो उनके आयाम हैं 6 घंटे या 8 घंटे, वो उसी तरह से होने चाहिए। दिन भर में कुछ ना कुछ वर्जिश और फिजिकल एक्टिविटी भी होनी चाहिए। हेल्दी खुराक का भी बंदोबस्त होना चाहिए।
اور ایسے پروگرام یا ایسی معلومات لیں جو انٹرٹیننگ ہو, بہت زیادہ اسٹریسفل معلومات یا بار بار کورونا سے متعلق معلومات کو نہ لی جائیں, تاکہ ان کے اندر ذہنی پرابلم یا سائیکولوجیکل ٹراما کے افیکٹ کم سے کم ہو. لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جیسے کہ دل کی بیماریاں یا ڈائبٹیز یا عمومی میڈیکل جو ڈیزیزز ہیں, اس کے مریض کس طرح سے ان بیماریوں میں اور اس کرونا کے وائرس کے دوران ہوگا. ہم اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پینلسٹ سے. میں ڈاکٹر ریحان عمر کی طرف پہلے جانا چاہوں گا. ڈاکٹر ریحان صاحب, ایک بہت کامن سوال ہے, وہ یہ کہ کرونا وائرس اور جو اشخاص آلریڈی دل کے امراض کا شکار تھے, چاہے وہ اسکیمک ہارٹ ڈیزیزز ہوں یا بلڈ پریشر کا شکار ہوں یا اس سے متعلق اور بیماریاں ہیں, تو ان کو کرونا وائرس کے دوران کیا کوئی اسپیشل خطرہ ہے؟ کیا ان کے لیے کوئی اسپیشل میجرمنٹ کرنی چاہیے ان کو, یا کوئی اسپیشل احتیاط کرنی چاہیے؟ ڈاکٹر ریحان عمر صاحب پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر ماجد آپ کا کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا, اور گیٹس فارما کا جنہوں نے ہمیں آج اکٹھا کیا اس امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کرنے کے لیے. ہم سمجھتے تھے کہ 9/11 جو ہوئی تھی وہ اس نے دنیا کو چینج کر دیا, تبدیل کر دیا, لیکن ہم بالکل غلط تھے. 9/11 کچھ بھی نہیں تھی جو اس کورونا نے ہم لوگوں کے ساتھ کیا. پوری دنیا کا انفراسٹرکچر, پوری دنیا کی جو رہنے سہنے کے طریقے ہیں, لوگوں کی آپس میں جو زندگی جس طرح گزارتے ہیں, ملنا جلنا, سب کچھ چینج کر دیا اس بیماری نے آ کے. اور بلا شبہ یہ ایک بہت بڑی پینڈیمک ہے اور جگہ جگہ یہ جو ہے ایکسپونینشلی گرو کر رہی ہے. انفارچونیٹلی ابھی بھی پاکستان میں اس کو بڑا ہلکا لیا جا رہا ہے, اور لوگ ایسا بڑا طبقہ ہے جو سمجھتا ہے کہ کورونا کچھ بھی نہیں کہتا اور کورونا کچھ نہیں ہے, ایک ہائپ ہے اور مین میڈ تھنگ ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں 13,000 سے زیادہ جو ہے لوگ انفیکٹڈ ہیں. ایز اے کارڈیولوجسٹ, یس آپ کو پتہ ہے کہ کارڈیولوجی کا جو ہے وہ جو سمپیتھیٹک سسٹم کے ساتھ بڑا ڈائریکٹ رول ہے. ہمارے جو پیشنٹس جو کارڈیک ہوتے ہیں ان کے اندر ذرا سی بھی انزائٹی ہو, ذرا سی بھی پریشانی ہو, ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, ان کا انجائنا زیادہ ہو جاتا ہے. اور کورونا جس طریقے سے پھیپھڑوں کے اوپر انوالو کر رہا ہے, جس سے ہمارے پیشنٹس ڈیکمپنسیٹ کر رہے ہیں, ہارٹ فیلئر کے ساتھ پریزنٹ کر رہے ہیں, ہارٹ فیلئر آن ٹاپ آف پلمونری ایڈیما, ہارٹ فیلئر آن ٹاپ آف ARDS, تو اس سے ذریعے وہ وینٹیلیٹر پہ جاتے ہیں اور مورٹیلٹی ٹھیک ٹھاک ہائی ہو جاتی ہے. ڈاکٹر جان بہت ٹھیک بات آپ نے کی. یقیناً ایسا ہی ہے کہ ایک زمانے میں یہی سمجھا جاتا تھا کہ 9/11 ہی سب سے بڑا ایونٹ ہے, لیکن کورونا نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ 9/11 تو اس دنیا کے لیے واقعی بہت چھوٹا سا ایونٹ تھا. آپ نے جیسے ذکر کیا کہ کارڈیک پیشنٹس کے لیے ایک اسپیشل احتیاط اور اسپیشل پرابلم کورونا کی وجہ سے ہیں, تو وہ تمام افراد جن کو کارڈیک بیماری ہے, میرا خیال ہے آپ کا میسج یہ ہے کہ ان کو لاک ڈاؤن کی جو احتیاط ہے ان پہ زیادہ عمل کرنا چاہیے. لازمی طور پہ, کیونکہ دیکھیں نا, جو پیشنٹ ہارٹ فیلئر کے ہوتے ہیں ان کے اندر جو کامنسٹ کاز ہے ڈیکمپنسیشن کی وہ انفیکشن ہے, اور اگر ان لوگوں کو انفیکشن ایسا شدت کے ساتھ ہو جیسے کورونا وائرس کرتا ہے, پھر تو ان کے بچنے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. میں پروفیسر افتخار صاحب کو ویلکم کروں گا. پروفیسر افتخار صاحب نے ہمیں جوائن کیا. پروفیسر صاحب میڈیسن کے پروفیسر ہیں اور ڈاؤ انٹرنیشنل یونیورسٹی میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے میڈیسن میں. میں ڈاکٹر سیف کی طرف چلوں گا. ڈاکٹر سیف, ویسے بھی اب رمضان کا مہینہ بھی شروع ہو گیا ہے, ایک رمضان کے مہینے میں بھی ڈائبٹک مریضوں کے لیے احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ اسپیسیفکلی کورونا کی سچویشن میں آپ کے خیال میں جو مریض شوگر یا ذیابیطس یا ڈائبٹیز کا شکار ہیں ان کو کیا اپنی چینجز لانی چاہیے, کیا چینجز لانی چاہیے؟ ڈاکٹر سیف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آنے کا گیٹس فارما کا ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کا, اور تمام دوسرے شرکا, پروفیسر افتخار صاحب میرے استادوں میں سے, ان کا, اور ریحان ہمارے بہت کلی ہے, بہت شکریہ. اچھا دیکھیں, ایک دو باتیں میں جنرل کر لوں پہلے ڈائبٹیز اور کرونا کے لحاظ سے, کیونکہ اس وقت تو ہر پلیٹ فارم پہ کرونا ہی ہے, اور صحیح معنوں میں جو آپ ڈیٹا ہے وہ ابھی بہت لمیٹڈ ہے. 3-3.5 مہینے ہوئے اس ڈیزیز کو آئے ہوئے, تو اس کا ڈیٹا بھی اتنا ہی لمیٹڈ ہے. چند اہم باتیں ہیں جو کہ چونکہ یہ فیس بک لائیو ہے. پہلی بات تو یہ کہ کرونا ڈفرینشیٹ نہیں کرتا کہ اس کو ڈائبٹیز ہے, اس کو ڈائبٹیز نہیں ہے, اس کو ہے, اس کو نہیں, کوئی فرنٹیئر نہیں اس کا. تو اگر کسی شخص کو ڈائبٹیز ہے
تو اس میں کرونا ہونے کے چانسز اتنے ہی ہیں جتنے کہ کسی شخص کو ڈائبٹیز نہیں ہے. یہاں تو کوئی فرق نہیں ہوا. اب آ جائیں ڈائبٹیز کے اندر بھی ٹائپ 1 ٹائپ 2 کے اندر. تو ابھی تک جیسے کہا کہ چونکہ ڈیٹا بہت لمیٹڈ ہے, ابھی تک ٹائپ 1 ٹائپ 2 کے اندر بھی کوئی فرق نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ایک شخص جس کو ڈائبٹیز ہے اس کو اگر کرونا ہو جائے گی, کووڈ-19 پازیٹیو ہو جائے گا, تو جیسا کہ ریحان نے بھی بتایا بالکل کہ ڈائبٹیز کے اندر بھی کمپلیکیشنز ہونے کے چانسز زیادہ ہیں, اور یہ ایویڈنس بیسڈ ہے. اس کی ڈفرینٹ اسٹڈیز موجود ہیں کہ ان لوگوں میں جن کو ڈائبٹیز تھی, اگر ان کی ڈائبٹیز انکنٹرولڈ ہے, ایک پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے, تو ان میں کووڈ-19 کی کمپلیکیشنز کے چانسز بہت زیادہ ہیں. آگے آئیں گے آپ کو جو آپ کا آج کا ٹاپک آف دا ڈے اسٹریس کے لحاظ سے, تو خالی میں نے آپ کو ایک بیسک تھیم دے دی. اب ہمارے یہاں ڈائبٹیز میں ایک رول کہلاتا ہے جس کو ہم سک ڈے رول کہتے ہیں. یہ ایکوٹ ایمرجنسیز ہیں. تو چونکہ ابھی کورونا از کوائٹ نیو, IDF جو انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن ہے اور WDA ورلڈ ڈائبٹیز فاؤنڈیشن, انہوں نے کوئی ابھی اسپیسیفک ترین گائیڈ لائنس کوئی ایسی دی نہیں ہے. ہاں البتہ IDF نے, اور اگر بات کی جائے NHS کی, تو انہوں نے سک ڈے رول کا فارمولا اپلائی کیا یہاں پر. جس طرح کے کوئی ایکیوٹ بیماری آ جاتی ہے, اس کے اوپر جو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے وہی احتیاطی تدابیر ڈائبٹیز والوں کے لیے ہیں اگر وہ کووڈ-19 ہو جائے. یعنی کہ آپ کی بات سے مجھے یہ میسج ملا کہ ڈائبٹیز کے مریضوں کو مشورہ یہ ہے کہ اس کورونا میں اپنی جو ڈائٹ ریسٹرکشنز ہیں اور ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنے کی ٹینڈنسی ہے اس کو فلی اچیو کرنے کی کوشش کیجیے. بالکل آپ کا میسج ہے صاحب. دس از دا پوائنٹ ہے کہ بالکل صحیح ہو, ٹھیک ہو میسج. پروفیسر افتخار صاحب, سر آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ڈائبٹیز میں, جیسے ڈاکٹر سیف نے بھی کہا, کیا کوئی ڈائٹری ریسٹرکشنز یا ڈائٹری ہیبٹس بھی ہیں اس وقت کے؟ ایک طرف کرونا ہے, دوسری طرف ہم سب گھروں میں لاک ڈاؤن ہیں, ہمیں امیونٹی کو بھی بڑھانا ہے, اور جب ہم آج بات کر رہے ہیں پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کی, تو بہت ساری کیا ڈائٹ اور ڈائٹری کنٹرول یا ڈائٹ کی کچھ ایسی ریکمنڈیشن ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنی صحت اور ایمونائزیشن کو بھی برقرار رکھیں, کورونا سے بھی بچتے رہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہماری اسٹریس سے ریلیٹڈ جو امیونٹی ہے فزیکل اور سائیکولوجیکل دونوں امپروو کر سکے. سر تھینک یو. السلام علیکم. سوری, کورونا کی میٹنگ کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گیا جوائن کرنے میں. جیسے ابھی میرے کولیگ نے بتایا کہ کوئی خاص ڈائٹ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ریکمینڈیڈ ہے کہ یہ انکریز کر سکتی ہے ہماری امیونٹی کو کورونا کے خلاف, لیکن ایک آئیڈیل بیلنس ڈائٹ جو ہے وہ دیٹس دی آنسر فار ایوری تھنگ. اب جو اس لاک ڈاؤن کے درمیان چھوٹی سی آبزرویشن ہے, کیونکہ اس درمیان میں نے ہم لوگوں نے ٹیلی میڈیسن بھی اسٹارٹ کی, اپنی پریکٹس بھی اسٹارٹ شروع کی, اور اپنے ڈاؤ یونیورسٹیز کی جو OPDs ہیں اس میں ایک کچھ چینجز دیکھی ہم نے, اور اس کے ریزلٹس ظاہر ہے ہم جنرلائز تو نہیں کر سکتے جو میں بات کر رہا ہوں, لیکن جو گروپ ہمارے سامنے آیا, جو چینجز دیکھی ہم نے وہ یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ گھر میں رہ گئے تو ان کی ڈائٹری ماڈیفکیشن جو امپیکٹ پڑا ہے وہ ان کی کوانٹٹی, کوالٹی اور فریکوینسی, 3 پیرامیٹرس ہوتے ہیں ہم جب ہم ڈائٹ کی بات کرتے ہیں. تو اتفاق سے کوالٹی وائز تو ہمیں اس نے سفر کیا ہے, ہماری وہ ورائٹی نہیں رہی, لیکن آؤٹ جو باہر جا کے کھانے تھے نا وہ کم ہو گئے, اس سے بڑا پازیٹیو امپیکٹ آیا ہے کوالٹی پہ ایک طرح سے. کوانٹٹی کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے کہ اب فریکوینسی ڈائٹ کی بہت بڑھ گئی تھی. لوگ سارا دن سوشل میڈیا کے سامنے, ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہیں, اور ایک ریفلیکسلی کچھ نہ کچھ اسنیکنگ جو ہوتی رہتی ہے نا چھوٹا چھوٹا چیز میں. اور آپ سے زیادہ بہتر کون بتا سکتا ہے کہ اسٹریس کو بہت سارے لوگ جو ہے وہ وینٹ آؤٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کھانا شروع کرتے ہیں, اور کوئی تو ہمارے پاس وینٹ آؤٹ کرنے کے لیے اس لاک ڈاؤن میں نہیں رہتا. تو اب وہ جو بھی اسٹریسز ہوتی ہیں تو وہ دے گو ٹو دا فریج, اور وہ وہاں سے جو لیا اور بیٹھ کے کھانا شروع کیا, اور پھر بہت عرصے بعد شوہر مہیا ہوئے, ان کا ٹائم مہیا ہوا, اور گھر میں اگر اچھے پکانے والی بیویاں تھیں وہ خوشی خوشی میں ان کو خوب پرووائڈ کرنا شروع کیا, اور رزلٹ میں جو ہے نا فریکوینسی بھی بڑھتی گئی اور یہ کیلوریز بھی بڑھتی گئی. اب اس سے پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ڈیفینیٹلی ویٹ بھی بڑھنا شروع ہوا,
डॉक्टर रेहान की भी क्लिनिक भर जाएगी, और थोड़े दिनों के बाद जब डॉक्टर साहब की डायबिटीज में ज्यादा मरीज देखना शुरू होंगे। लेकिन अब अल्लाह ताला के फजल से रमजान आ गया है, मैं और आप मिलके अगर हम इसमें कम से कम ये फाइंड आउट कर लें कि देखें हमने लॉकडाउन में अपने आप को खुला नहीं छोड़ देना, स्ट्रेस की रिस्पॉन्स में उस तरह नहीं खाते रहना है, अपनी डाइट को कंट्रोल करना है। और अगर हम बैलेंस डाइट खाएंगे, जो कि हमारे बड़े, हमारे सीनियर, हमारे जो बड़े अरसे से प्रैक्टिस करते हैं कि देखिए रमज़ान में भी आपको बैलेंस डाइट खानी है, आपको रमज़ान में भी रोज़ा रफ्तार में अपना पेट वो नहीं भर लेना, और सारी चीज़ें आपने बैलेंस खानी है। it's gonna boost your immunity. बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, और बल्कि आजकल अब रमज़ान के बरकत की वजह से मुझे लगता है कि आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है। उससे पहले तो लॉकडाउन में अक्सर दोस्तों को यही शिकायत आ रही थी कि हर थोड़ी देर बाद वो कभी चाय बनवा लेते थे, चाय के साथ फिर कुछ मजीद कुछ खाने को, और इस तरह की जो एडिशनल फूड होते हैं वो आपकी फिजिकल इम्यूनिटी को तो खत्म करता ही करता है, और फिर साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी को भी वो रिड्यूस कर देता है, और फिर उसके साथ साथ वो बार बार कोरोना की अपडेट लेना और ये सब कुछ करना। मुझे इस सेमिनार के तवज्जुह से मेरी भी अवाम उन्नास से ये अपील है कि खुदा के लिए आप कोरोना की अपडेट दिन में एक दफा से ज्यादा ना लें, और उसके लिए भी ऑथेंटिक सोर्स ऑफ खबरों पर रिलाय करें। सोशल मीडिया की बहुत सारी खबरें गलत हैं और वो बिला वजह आपको स्ट्रेसफुल कर देती हैं। डॉक्टर रेहान साहब, आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। कार्डियक पेशेंट्स और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स बहुत कॉमनली इस्तेमाल की जाती हैं। क्या कोरोना से मुतालिक कोई खास क्लास ऑफ ड्रग है ऐसी ब्लड प्रेशर की जो आपको लगता है कि इसमें कोई कोरिलेशन है, या वो मरीज जो ब्लड प्रेशर के अमूमी मर्ज का शिकार थे, वो ब्लड प्रेशर की मुख्तलिफ दवाइयों को इस्तेमाल करते थे, क्या उसका कोई ताल्लुक कोरोना के इस मौजूदा सूरत हाल से है, और उस पर आप क्या गाइड करेंगे? मेरे ख्याल से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि वो मुझसे मेरे तकरीबन हर वो पढ़े लिखे पेशेंट्स जो आपको पता है कि एक हमारी पेशेंट्स की क्लास है जो गूगल पढ़ के आती है और वो हमसे अपनी बीमारी सिर्फ डिस्कस कर रही होती है, डायग्नोसिस उनको पता होता है, ट्रीटमेंट उनको पता होता है। तो आई एम श्योर कि आप इस तरह के, सॉरी आपकी कथा कलामी कर रहा हूँ डॉक्टर यान, मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बात बताता हूँ हमदर्द में जब मैं पढ़ाता हूँ कि पाकिस्तान में 4 मौज़ूआत पे हर पाकिस्तानी पैदाइशी माहिर है, एक सियासत, एक मजहब, एक क्रिकेट और एक सेहत। इसलिए हर आदमी जब हमारे क्लिनिक में आता है तो वो हमें कुछ पढ़ा के जाता है कि मैंने गूगल से ये निकाला था। बिल्कुल। अभी तो अब जिस तरह ये कोरोना की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में पता चला कि जो वायरस है ये एस एंजाइम के जरिए जो है वो खून पे अटैक करता है, तो मेरे ऐसे तमाम पेशेंट जो जिनको एस इनहिबिटर्स या ARBs में देता था, वो मुझे फ़ोन पे फ़ोन दिन में लिटरली 40 से 50 फ़ोन आने शुरू हो गए, सर हमारी दवाई चेंज करें वरना हम तो कोरोना के मरीज़ बन जाएंगे। तो थैंक गॉड कि उसी वक्त जो है फ़ौरन वो एक जो है बहुत ही WHO की तरफ से एक गाइडलाइन आ गई कि जो पेशेंट्स एंटी हाइपरटेंसिव ले रहे हैं एस इनहिबिटर्स या ARBs, उनको दवाई स्विच करने की कतअन कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो दे कैन कीप ऑन टेकिंग देयर यूजुअल मेडिकेशंस, और डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द वायरस अटैक्स द एस एंजाइम, लेकिन उससे बीमारी के आउटकम पे कोई ख़ास नतीजा बरामद नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो शख्स दवाइयाँ ले रहा है ब्लड प्रेशर की जो आपको प्रिस्क्राइब की गई हैं, चाहे वो एस इनहिबिटर हो चाहे वो ARBs हों, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत ही आपने क्लियर ये मैसेज दिया है, और ये वो कॉमन सवाल है बिकॉज जब इनिशियली ये इन्फॉर्मेशन आई कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम वाली, तो उसके बाद ये बड़ा एक पैनिक हुआ था उन मरीजों के अंदर। सो इसका मतलब है कि ये बड़ा क्लियर है कि आप जिस ब्लड प्रेशर की दवा पे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, सिर्फ कोरोना की वजह से दवा तब्दील नहीं करनी है। और इसी के साथ हमारा एक भी मैसेज ये भी होना चाहिए कि अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है तो खुद से दवा को कम या ज्यादा भी ना करें जब तक कि अपने मॉलेज से राब्ता ना हो। डॉक्टर सैफ साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम भी अपनी प्रैक्टिस में बहुत कॉमन देखते हैं कि बहुत सारे वो मरीज जिनको डायबिटीज होती है और साथ में उन्हें डिप्रेशन भी डेवलप हो जाता है। एक बड़ा जबरदस्त किस्म का कनेक्शन मौजूद है डिप्रेशन और डायबिटीज में, यानी डिप्रेशन की वजह से हमें लगता है शायद डायबिटीज को कंट्रोल करना भी मुश्किल है, वाइस वर्सा डायबिटीज की वजह से डिप्रेशन को भी कंट्रोल करना मुश्किल होता है। सो आपसे मैं ये चाहूंगा कि इस पे कुछ हमें बताइए कि डिप्रेशन, और ये वो टाइम है कोरोना का कि जिसमें एंजाइटी और डिप्रेसिव डिसऑर्डर के चांसेस और ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो कितना जरूरी है कि अपनी डायबिटीज को प्रॉपरली कंट्रोल रखा जाए ताकि डिप्रेशन वाली कॉम्प्लिकेशन और उनका जो इंटरलिंक है उसका किस तरह से हम मदावा किया जाए। डॉक्टर साहब। शुक्रिया, मेरे ख्याल में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी पर्टिनेंट टू द कंडीशन राइट नाउ।
دیکھیں ہماری اپنی الحمدللہ میری اپنی بھی اسٹڈی ہے ڈائبٹیز اینڈ ڈپریشن کے اوپر, اور پبلشڈ ڈیٹا ہے ہمارے پاس. ہمارے سینٹر کا جو لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں ان کے اندر ڈائبٹیز خود بھی ایک پرون ڈپریسنگ کنڈیشن ہے, اور اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. خاص کر ڈائبٹک فٹ ہماری ایک ڈائبٹک فٹ ہے, ڈائبٹک فٹ کے پیشنٹ بہت زیادہ آتے ہیں. تو ڈائبٹک فٹ لیڈس ٹو ڈپریشن, اور اگر وہ ڈپریشن میں جائیں اور اس کی مینجمنٹ نہ کی جائے, ہم نے یوزلی ہم کامنلی ایک اسکول کے طور پہ کیونکہ اتنا PHQ-9 استعمال کرتے ہیں, پیشنٹ ہیلتھ کوسچنر جو 9 ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں اپنے کلینک کے اندر ایک روٹین کے اندر. جو بھی پیشنٹ ہمارے پاس ڈائبٹک فٹ کے اندر آ رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم ایک روٹین ہے, ہمارا ڈیٹا بیس بنا ہوا ہے, اس کو ہم PHQ-9 سے یوز کرتے ہیں اور تاکہ پروگنوسس اور مینجمنٹ اس کی آگے کی جا سکتی ہے. اس کنڈیشن کے اندر خاص کر آپ سب بلکہ جتنے لوگ موجود ہیں وہ اس بات سے ایگری کریں گے کہ یہ اوور آل ایک ڈپریسنگ کنڈیشن ہے, ناٹ اونلی فار پیشنٹس ڈائبٹیز, فار دا ڈاکٹرز ٹو. ہم لوگ کون سے بہت ڈپریشن میں نہیں جا رہے, جیسا آپ ہم تو فرنٹ لائن سولجر ہیں, اور ہم تو اس وقت انزائٹی ڈپریشن کے ہم اور ہماری فیملیز, بیکاز ہمیں تو ہاسپٹل آنا پڑ رہا ہے, میٹنگز بھی اٹینڈ کرنی پڑ رہی ہیں. ایون سائکیٹری کوئی ڈائریکٹلی کووڈ سے کنیکشن میں نہیں ہے, لیکن اس پوری سچویشن کے بعد کیا سائیکولوجیکل کانسیکوینسز ہوں گے. سو ہم لوگ اور ہماری فیملی تو عام لوگوں کے نسبت زیادہ پرون ہے ٹورڈز انزائٹی اینڈ ڈپریشن. اور بالکل دیکھیں ایسے ہی جیسا آپ نے کہا کہ ہم گھر جاتے ہیں, گھر والے پریشان, گھر سے باہر نکل رہے ہیں, اور ڈائبٹیز کے لحاظ سے اس وقت جو میرے خیال میں چونکہ یہ ایک ڈائبٹیز اور ایک سی سو ہے, اگر آپ کی ڈپریشن بڑھ جائے گا تو ڈائبٹیز خراب ہو جائے گی, ڈائبٹیز زیادہ خراب ہو جائے گی تو ڈپریشن بڑھ جائے گا. تو یہ ایک پزل ہے بڑی, ٹھیک ہے نا. تو آپ کو کوئی ایک سرا پکڑنا ہے, تو یہ سرا پکڑنا آسان ہے, وہ ڈائبٹیز ہے کہ آپ ڈائبٹیز کو اچھا کنٹرول کر لیں, ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہ لائک سائیکل ہے, وشیس سائیکل ہے. اگر آپ کو ڈپریشن بڑھ گیا تو ڈائبٹیز اور خراب ہو جائے گی, ڈائبٹیز اور خراب ہوگی ڈپریشن اور بڑھ جائے گا, تو یہ ایک وشیس سائیکل بن جائے گا. To end this cycle, to break the cycle, the easiest part is to control diabetes. تو اس کے لیے جیسا آپ نے پہلے بھی کہا کہ اپنی دواؤں پہ ہم جیسے ہر دفعہ ہر وزٹ پہ پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ بھائی اپنی شوگر کو کنٹرول کریں. کورونا کے اندر بھی ابھی جو اسٹڈیز آئی نا جنہوں نے یہ شو کیا کہ کمپلیکیشن کن میں ہوئی, تو کمپلیکیشن ان ڈائبٹک کو ہوئی جن کی شوگر کنٹرول نہیں تھی. تو وہی میسج جو ہم ہر دفعہ دیتے ہیں کہ بھائی دس از دا ہائی ٹائم, آپ اپنا گلائسیمک کنٹرول بہترین اچیو کریں, زبردست خیال کریں اپنی ڈائٹ کا. تو انشاءاللہ یہی ایک طریقہ کار ہے کہ اچھی شوگر کنٹرول کریں گے تو وی کین لائک گیٹ آف دس ڈپریشن. باقی دوسری بات یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ رول, اور یہ جب بھی ایک اچھا جو سیمینار رکھا ہے, کیونکہ ہم ابھی بھی آپ کو کہ ہم کافی سارے اپنے پیشنٹس کو ریفر کر رہے ہوتے ہیں سائیکیٹرسٹ کی طرف, کیونکہ جتنی اچھے طریقے سے ایک سائیکیٹرسٹ اس کنڈیشن کو کنٹرول کر سکتا ہے میرے خیال میں وہ ہم ہرگز نہیں کر سکتے. تو ہم اپنے طور پہ شوگر کنٹرول کر کے, اور اگر یہ سینیریوز دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ واقعی نیڈ ہے سرٹن میڈیکیشن کی اور کاؤنسلنگ سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا, تو ہم تو روٹینلی جو PHQ-9 کیونکہ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ہم روٹینلی ایک ریفرل بنا رہے ہوتے ہیں سائیکیٹرسٹ کے لیے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے, میں سوچتا ہوں کہ آپ کی آج بات سے مجھے خیال آیا کہ ہمیں یہ اسٹڈی کر لینی چاہیے کہ جو ہم نے ریفرل بھیجا اس سے کتنی امپروومنٹ آئی, کیونکہ وی ہیو سین, یہ اینیکڈوٹل ہے. ابھی تو میں ایک بات کہہ رہا ہوں, میری کوئی اسٹڈی پبلش نہیں ہے, لیکن یہ اینیکڈوٹل ہم نے یہ نوٹ کیا ہے کہ اوور آل جو ہم بھیجتے ہیں ریفرل سائیکیٹرسٹ کو تو اس کے بعد پیشنٹ اوور آل اچھے کنٹرول میں آ جاتا ہے. لیکن میں تو اس پہ تھوڑا سا ایڈیشن یہ ڈالوں گا کہ مطلب ہم ڈاکٹرز ہو کے خود اتنے شدید ڈپریشن کا شکار ہیں, تو یہ آپ یقین جانیے کہ PTSD جو کہا جائے صحیح معنوں میں تو ہم لوگ شکار ہیں. ہم فرنٹ لائنرز ہیں, ہم پیشنٹس دیکھ رہے ہیں, ہم خود ڈپریسڈ ہیں, ہمارا پیشنٹ ڈپریسڈ ہے, سو وی آلسو نیڈ سائیکولوجیکل کنسلٹیشن آور سیلس. تو اس میں تو سائیکیٹرسٹ شوڈ پلے ویری میجر پارٹ. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر ریحان. ہمیں کچھ اس طرح کا کرنا چاہیے کہ کوئی سیلف ہیلپ گروپ ڈاکٹرس کا اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جو لائٹ قسم کی ایکسرسائز اور کس طرح سے ہم اپنے آپ کو ریلیکس کر سکیں. وہ سائیکیٹرسٹ کے ساتھ اس طرح کا ایک سیلف ہیلپ گروپ ہمارے تمام سب اسپیشلٹی کا ہونا چاہیے. ایک اچھا ویاجن ڈیولپ ہونا چاہیے, اور جہاں پھر ہم آئیڈینٹیفائی بھی کر سکیں, بیکاز ہم ڈاکٹرس انفارچونیٹلی تھوڑا سا ڈینائل میں عام لوگوں کی نسبت ذرا زیادہ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ مجھے اگر شوگر ہو جائے گی اور میں اپنی شوگر کنٹرول کرنے کے لیے پیچھے جاؤں گا تو میرا خیال ہے کہ عام مریض کی نسبت میں تھوڑا سا زیادہ بے احتیاطی کروں گا, کیونکہ مجھے کچھ معلومات ہیں, میں ایکسپرٹ نہیں ہوں ڈائبٹیز کا, لیکن کچھ معلومات ہیں تو زیادہ بے احتیاط. ایگزیکٹلی یہی ڈپریشن اور انزائٹی میں ہوتا ہے کہ ہمارے جو باقی کولیگس ہیں باقی اسپیشلٹی کے,
تو وہ بھی تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا اوور کانفیڈنٹ یا نیند کی گولی لے کے یا جو بینزوڈائزپین ہمارے یہاں کامنلی استعمال ہوتی ہے وہ لے کے وہ سمجھتے ہیں کہ انزائٹی یا ڈپریشن کنٹرول کر لیا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف میں دوبارہ آتا ہوں, ایک چھوٹا ضمنی سوال ہے, چونکہ آپ نے ڈائبٹیز کنٹرول کی بات کی ہے تو جو ہمارے آڈینس سن رہے ہیں ان کے لیے ایک شارٹ مختصر سے بتائیے گا کہ فاسٹنگ شوگر اور رینڈم شوگر کتنی ہو کہ ان کو لگے کہ ہاں ہماری ڈائبٹک کنٹرول ہے, اور ہم یہ بات کر رہے ہیں ان لوگوں کی جن کو نون کیس آف ڈائبٹیز ہے, ٹائپ 1 یا ٹائپ 2. بالکل مختصر جواب دوں گا. دیکھیں دو صورتیں, ایک تو یہ کہ ہم ٹارگیٹس اسٹیبلش کرتے ہیں اور یہ ٹارگیٹس اسٹیبلش ہوتے ہیں یہ انڈیویجولائزڈ ہے پیشنٹ کو دیکھتے ہوئے. ایک پیشنٹ اگر ضعیف ہے تو اس کو ہم ریلیکس ٹارگیٹس میں رکھتے ہیں, اور ایک پیشنٹ جوان ہے تو اس کو ہم ٹائٹ ٹارگیٹس میں رکھتے ہیں. تو اب چونکہ رمضان آ گئے تو رمضان کے لحاظ سے میں بتا دوں, رمضان کے اندر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ڈیورنگ جو فاسٹنگ پیریڈ ہے اس میں ریلیکس ٹارگیٹس رکھیں, اور جو کہ ہمارا نان فاسٹنگ یعنی کہ افطار سے سحری تک ہے اس میں اسٹرکٹ ٹارگیٹس کنٹرول کریں. تو ہم نے ایک ویسے اسٹڈی کو تھوڑا وہ بھی تھا, ایک اسٹڈی ہماری پبلشڈ ہے جس کو ہم ٹائٹ اینڈ لائٹ اسٹڈی کہا تھا, کہ لائٹ ٹارگیٹس ہیں ڈیورنگ نان فاسٹنگ اینڈ ٹائٹ ٹارگیٹس ہیں ڈیورنگ آپ کے نان فاسٹنگ کے اندر. تو ابھی جو اگر لیولز کی بات کریں تو رمضان کے لحاظ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ٹارگیٹ 100 سے 200 کے بیچ میں رہیں, بٹوین 100 to 200, یہ سیف ٹارگیٹس ہیں. ٹھیک ہے, یہ رمضان کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں. ادروائز جو انٹرنیشنلی ریکمینڈیڈ ٹارگیٹ اور رمضان کے اندر وہ وہی ہیں جو نارمل انڈیویجولس کے ہیں. نارمل انڈیویجول کی شوگر جو ہے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ 90 سے لے کے 120 پیشنٹ اس کے اندر رہے, تو یہ ہم یوزلی کوشش ہوتی ہے کہ فاسٹنگ اس حد تک رہے, اور رینڈم 160 180 ڈیپینڈنگ اپون دا کنڈیشن آف دا پیشنٹ یہ کیسی ہے, اور بہت ہو اگر اولڈ ایج پیشنٹ ہے تو 200 سے کم شوگر لیول ہے. تو رمضان کے لحاظ سے اس کو ایزی اس لحاظ سے کیا گیا, یہ اسٹڈی پبلشڈ ہے کہ ہمارے ٹارگیٹس جو ہیں 100 سے 200 کے درمیان ہے ایک مہینے کے اندر, انشاءاللہ اٹ ول بی اوکے, بیکاز فاسٹنگ کا مہینہ ہے, ہائیپوز میں نہ جائے پیشنٹ. ٹھیک سر, میں پروفیسر افتخار صاحب کی طرف آؤں گا. سر آپ کا ماشاءاللہ کلینکل اس میں ایک وسیع تجربہ ہے. آپ کے اس وسیع تجربے سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کورونا کی جو موجودہ سچویشن ہے, جو اب ہم لاک ڈاؤن کی طرف ہیں, اور ہمیں ابھی اس وقت ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ شاید یہ لاک ڈاؤن کتنا آگے تک مزید جائے گا. کچھ ایکسپیکٹیشن ہے کہ شاید 1-2 مہینے میں, خدا کرے اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا ہی ہو کہ جلد سے جلد یہ لاک ڈاؤن اور کورونا کی وجہ سے ہماری جان چھوٹے. لیکن چونکہ ابھی ہمیں نہیں اندازہ ہے کہ یہ کتنا پرولونگ جائے گا, آپ کا کیا خیال ہے کہ جب یہ لاک ڈاؤن کی سچویشن ختم ہو جائے گی اس کے بعد ہماری زندگی میں اور ابھی جو لاک ڈاؤن کے اندر جو ہماری زندگی چل رہی ہے اس میں کیا فرق آئے گا یا کیا فرق آ جانا چاہیے؟ پلس یہ جو ہمارا ایک فیملی سسٹم ہے, کیا آپ ایک فزیشین کے پرسپیکٹو سے کورونا نے فیملی سسٹم کو کس طرح سے ہٹ کیا ہے؟ پلیز سر. اچھا, یہ 2 سوال ہیں. ایک تو فیملی سسٹم کو کس طرح سے افیکٹ کیا, اور دوسرا ہمارا جو لاک ڈاؤن کے بعد اور اب کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آئیں گی. میں آپ کے دوسرے کوشچن کو پہلے لے لیتا ہوں. بڑا آسان سا ہے کہ ہمارے فیملی سسٹم کو کس طرح سے افیکٹ کیا. تو اس میں مختلف لوگوں میں اس کا رسپانس مختلف تھا, اور جیسے آپ کے یہاں ایک چیز ہوتی ہے نا پری ماربڈ پرسنالٹی, تو بالکل اسی طرح کا جو پری لاک ڈاؤن پرسنالٹیز تھی نا, رسپانسز اسی طرح ڈفرینٹ تھے. تو اب کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ جب جن شوہروں کو ٹائم نہیں ملتا تھا گھر میں ٹائم دینے کا, اب وہ جو ہے گھر میں ان کو ٹائم دینا شروع کیا, انہوں نے دیکھا. اور اس کے بعد ایز اے فزیشین میں نے دیکھا کہ اب دے اسٹارٹیڈ ریئلائزنگ کہ میرے فیملی کے پرابلمس کیا ہیں, میری اماں کے مسئلے کیا ہیں, میری اماں کی شوگر کیوں کنٹرول. میں ٹپیکلی میں ایک فزیشین کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ ایک نفسیات یا اس طرح سے بات ہی کر رہا ہوں. تو یہ اس نے فیل کیا کہ میری بیگم کی کیوں ڈائبٹیز کنٹرول نہیں ہو رہی ہے, تو پہلے صرف آ کے بیٹھ جایا کرتے, ڈاکٹر صاحب شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی, آپ کر کے دے دیجیے. آپ یقین جانے کہ اب ان کو پتہ چل رہا ہے کہ کیا وجوہات ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اکثر ہم لوگ کہتے ہیں کہ لسٹ بنا کے دے دیتے ہیں, یہ کھانا ہے, یہ نہیں کھانا ہے, اور پھر یہ کیسے عمل درآمد ہوگا یہ عموماً ہم لوگ اس پہ نہیں سوچتے. ہمارا سسٹم ڈفرینٹ ہے. ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ گھر میں کچن کوئن کون ہے, اور کبھی وہ ساس ہوتی ہے, کبھی بہو ہوتی ہے, کبھی بیٹی ہوتی ہے.
अब सास की शुगर कंट्रोल करनी है, किचन क्वीन बहू है, आप उसको अपनी आसानियां देखनी है। अब उसमें फैसिलिटेट और दबाव हम सारा सास पे डालते रहते हैं, और वो असल में मसला बहू को सही काउंसिल करना होता है। तो अब पहली बार लोगों ने एक दूसरे के साथ बैठ के, जो घर के बड़े मेंबर्स थे, उन्होंने देखा कि ये घर में ये डायनामिक्स चल रही है। दे स्टार्टेड रियलाइजिंग इट। एक तो ये हुआ। दूसरा, ये फैमिली सिस्टम पे असर ये हुआ है पॉजिटिव, कि लोग कहीं तो करीब होना शुरू हो गए, कि रियली माँ बाप को जो दुनिया महसूस होती थी वो शेयर करने लगे हैं। बेगमात को जो वो प्रॉब्लम्स होती थी दूरी होने की, वो भी सेटल डाउन होना शुरू हो गई हैं। लेकिन कहीं कहीं ये प्रॉब्लम हो गया है कि सोशली जो आइसोलेशन है ना, वो बढ़ गई है। ये जो हमारा सोशल मीडिया और हाथ में जो हमारे कंप्यूटर ये है, मोबाइल है या लैपटॉप है, तो वो बज़ाहिर तो सामने आमने सामने बैठे हुए हैं, लेकिन वो हर कोई अपने साथ गुम है। अब मीडिया इसने और भी ज्यादा इन लोगों को आपस में दूर कर दिया। तो ये दो तरह के इम्पैक्ट्स आए हैं फैमिली पे, फैमिली सिस्टम के ऊपर। हमारे पास अभी टाइम है, अभी कुछ नहीं किया, हमें और लॉकडाउन में रहना है। तो अगर हम किसी तरह से ये मैसेजेस, आप और बाकी दोनों भी मेरे भाई बड़े अच्छे इफेक्टिव प्रीचर भी हैं और काउंसलर भी हैं एक तरह से, तो हम लोगों तक ये बात पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं कि ये मौका शायद जिंदगी में दोबारा ना मिले। हम कभी घर में इतना नहीं बैठेंगे, इतना अपने माँ बाप बहन भाइयों के समय। एक है बहुत पर्सनल सी बात, लेकिन मेरे एक कुलीग थे, वो इज अ नोन पर्सन। एक दिन वो कहने लगे, मैं घर में गया तो मेरी अम्मी कहने लगी कि बेटा, क्या तुम्हारे पास कुछ टाइम है कि मैं आपसे कुछ बात कर सकूं? कैन यू बिलीव इट? और वो बहुत दुनिया में सक्सेसफुल एक रोल मॉडल शख्सियत थी, उसने ये बात मुझसे शेयर की। तो ये एक चीज है जो कि हम लोगों को, वो सिर्फ इसलिए कि जैसे जैसे हम दुनिया में कामयाब होते चले जाते, जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। अगर हम इस टाइम में अपने टाइम ले लेंगे, मैं कहता हूं कि हम दुनिया में भी कामयाब हो सकते हैं। अपनी इस दुआजी जिंदगी में भी इस मोबाइल को छोड़ के अपने घर वालों को टाइम दें, उनसे इंटरेक्शन करें। हमारे बच्चे अपने अंदर कितनी मासूम मासूम ख्वाहिशें लेके बैठे होते हैं। हमारी बड़ी बड़ी मीटिंग्स और हाई प्रोफाइल किस्म के कॉन्टेक्ट्स हमें इस चीज की इजाजत नहीं देते कि हम उनके साथ बैठ के कभी कभी छोटे से गेम, हम लूडो खेलें, हम कैरम खेलें, हम कुछ छोटी छोटी सी खुशियां होती हैं। और फिर बाद में हम कहते हैं बच्चे दूर हो गए, बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए, वो अपने दोस्तों में मशगूल होते हैं। अगर हम अपने इस बाकी मांदा लॉकडाउन में अपने अंदर ये तब्दीलियां ले आते हैं, तो आप यकीन जाने कि इसके बाद हमारा जो फैमिली सिस्टम होगा, ये एक पॉजिटिव स्टार्ट हम ले सकते हैं, जिसने ये मौका गनीमत जाना। दूसरा सवाल आपका आप रिपीट करेंगे? मैं भूल गया जो पहला सवाल था। दूसरा सवाल सर था अबाउट के पोस्ट लॉकडाउन और प्री लॉकडाउन में क्या फर्क होगा? आप इसमें फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाह रहे हैं या? देखिए, जैसे ही हम हमारा लॉकडाउन खत्म होगा, तो हमारे इस दरमियान आप यूँ समझें कि जो हम हाइबरनेशन पीरियड में चले गए हैं, बिल्कुल इनर्ट हो गए हैं। अब हमें हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं रही, हमारी खाने पीने की हैबिट्स चेंज हैं। आप जब नॉर्मल लाइफ की तरफ जाते हैं, अगर ये पीरियड एक ऑल ऑफ सडन एक आप चेंज लेके आते हैं, तो डेफिनेटली आपने देखा होगा कि ईद के बाद क्या होता है, क्लिनिक्स भर जाते हैं अनकंट्रोल डायबिटीज से, और क्लिनिक भर जाते हैं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स के साथ। तो अब हमें क्या करना है कि 3 चीजों पे खास तौर पे, नंबर 1 मस्कुलोस्केलेटल। आप जैसे ही काम पे जाएं, दोबारा शुरू करें, अभी से आखिरी दिनों में आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज शुरू कर दें, ताकि जब आप नॉर्मल लाइफ की तरफ आए तो आपको आपके स्प्रेन्स, कमर में दर्द और ये चीजें ना स्टार्ट हो। सेकंड ये कि आप अपनी डाइटरी हैबिट्स में अभी से ही आप चेंज डालना शुरू कर लें। ऐसा ना हो कि आप यकीन जाने, बड़ा पर्सनल सा फिगर है, लेकिन किसी ने इम्पोर्टेंट शख्सियत ने बताया कि पहला घंटा जो एक हमारे जो घरों में खाना पहुंचाते हैं, 1 घंटे के अंदर थाउजेंड्स की तादाद में ऑर्डर्स आए सिर्फ कराची में। अब ये लॉकडाउन खुलने की बात है, जैसे ही हमारी होटल्स खुलेंगी तो आप यकीन जाने कि हमें जगह नहीं मिलेगी, और जो होटल्स हैं उन्होंने भी अपना बिजनेस पूरा करना है। द क्वालिटी ऑफ फूड जो हमें फिर प्रोवाइड होगा, हमारे पास जो
जो चीजें प्रोवाइड होंगी, आप यकीन जाने के प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। तो हमें अपने आप को जब बाहर आए तो जहन में रखें कि अब हमें दोबारा पहले वाले चीज को रिवर्ट नहीं करना है, आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल लाइफ, अगर हम उसको सो कॉल्ड नॉर्मल कहते हैं, उस तरफ आना है। अदरवाइज जो हमने ये फकीराना जिंदगी 1-1.5 महीने में गुजारी है, अगर हम इसको कंटिन्यू करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप यकीन जाने कि मैं और हमारे डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर रेहान साहब, हम लोग, आपके पास शायद लोग आना शुरू हों लेकिन हमारे पास कम हो जाएंगे। मैं तो डॉक्टर इफ्तिखार की बात को बिल्कुल सेकंड करूंगा। इस वक्त जो हमें लॉकडाउन के हालात में जो डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस का मौका मिला है, इसको अगर हम कंटिन्यू करते हैं लॉकडाउन के बाद भी, सो वील सी अ ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट इन आवर क्लिनिकल एंड हेल्थ स्टेटस। अभी जो रमज़ान करीम का मौका में अल्लाह ने दिया है लॉकडाउन के मौके पे, अगर हम असर और मगरिब के दरमियान में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं और इंतहाई मुनासिब ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं, तो ना हमारे वज़न बढ़ेंगे, ना डॉक्टर सैफ के पास ज़्यादा मरीज़ जाएंगे और ना मेरे पास ज़्यादा मरीज़ आएंगे। तो अगर इसी तरह हम अपनी सेहत का ख्याल करते रहें तो मेरे ख्याल से हालात काफ़ी बेहतर रह जाएंगे। मैं प्रोफेसर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी तफसील से, इतने अच्छे तरीके से सर आपने ये बात गाइड की है। जहाँ इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें कोरोना की वजह से हम देख रहे हैं, वहाँ ये बड़ी पॉजिटिव है कि इस वक्त हमारी जो कई हैबिट्स इंप्रूव हुई हैं। मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी का ये एक बात आपसे शेयर कर रहा हूँ कि इस कोरोना के लॉकडाउन के दौरान पहली दफ़ा मैंने घर में अपने बच्चों के साथ जमात करके नमाज़ पढ़ना शुरू की। इससे पहले मुझे जमात करवाना नहीं आती थी, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी हो गई कि जुमे के लिए हम मस्जिद में भी नहीं जा पा रहे थे। तो फिर मैंने वो सर्च आउट किया और पूरी तरह से वो सीखा और फिर वो किया। तो ये एक कितनी पॉजिटिव चेंज है कि अब मेरे लिए घर में नमाज पढ़ाना और घर में जमात करना अपनी पूरी फैमिली के साथ, ये एक बिल्कुल नई सिचुएशन है। और अल्लाह करेगा कि हम सब इसको कंटिन्यू करें आगे चल के, जैसे आपने कहा कि बाद में हम बिल्कुल उस तरह से ना हो जाएं जिस तरह से कि हम पहले थे। डॉक्टर रेहान साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा। हमारा टाइम भी बहुत तेजी से गुजर गया, इतनी ज़बरदस्त बातें हम सब ने यहाँ पे शेयर की हैं। वो पूछना ये मुझे है कि स्ट्रेस से रिलेटेड और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस बहुत ही आपस के अंदर बड़ा करीबी इनका कनेक्शन है। सो एक सवाल हमारे पास आया फेसबुक के ऊपर कि पीटीएसडी या ट्रॉमा या स्ट्रेस का वो मरीज जिसको कार्डियक प्रॉब्लम भी हो, उसको कैसे समझाया जाए या कैसे काउंसिल किया जाए? डॉक्टर रेहान साहब। देखें, पहली बात तो ये है कि ऑफ कोर्स जो जितने भी हमारे कार्डियक पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर दो किस्म के स्ट्रेसर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बोथ पॉजिटिव स्ट्रेसर्स एज वेल एज नेगेटिव स्ट्रेसर्स। जैसे कोई हार्ट पेशेंट है, उसको अचानक किसी अपने करीबी रिश्तेदार की मौत की खबर सुनने को मिल गई, तो उसका एड्रेनर्जिक सिस्टम जो है वो शूट कर जाएगा और उसका टैकीकार्डिया होगा, उसको हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसी तरह से पॉजिटिव स्ट्रेसर्स भी होते हैं, बहुत ज़्यादा अचानक खुशी की खबर, अचानक 1 करोड़ रुपए उसके हाथ में आ गए तो वो खुशी से उसको हार्ट अटैक हो गया। तो वी हैव टू डील विद दोज पेशेंट्स। हमें इस पर एक टीम अप्रोच करनी पड़ती है। हमने अपनी दवाइयाँ, कार्डियोवैस्कुलर मेडिकेशन इतनी अच्छी अच्छी आ गई हैं जो उनके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगी, जो उनके हार्ट रेट्स को कंट्रोल करेंगी। और ऑन टॉप ऑफ दैट वी हैव टू हैव सडन नो हाउ ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स या एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस। अगर हम उसमें ना बलद हैं तो फिर आप जैसे लोग मौजूद हैं, आप जी साहब, हम अपने पेशेंट्स को आप जैसे लोगों के पास रेफ़र करते हैं ताकि एक टीम अप्रोच हो, जिसका अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बड़ा फुकदान है। जब अमेरिका में लोग प्रैक्टिस करते हैं उनकी बाकायदा ग्रुप प्रैक्टिस होती है। देयर इज अ फिजिशियन, देयर इज अ सर्जन, देयर इज अ साइकियाट्रिस्ट, देयर इज अ न्यूट्रिशनिस्ट, तो सब मिला के एक पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है, मेरा ख्वाब है कि हमारे मुल्क में भी इस तरह की ग्रुप प्रैक्टिस शुरू हो, जिसमें हर बंदा 100% ओनस अपने ऊपर ना ले, एक टीम अप्रोच करे। साइकोलॉजिकली जो पेशेंट की जो बेटरमेंट के लिए एक साइकियाट्रिस्ट को इन्वॉल्व किया जाए, हमारी टीम का हिस्सा हो। कार्डियोलॉजिस्ट मैं देख रहा हूँ, अगर मेरे पेशेंट्स की शुगर्स ख़राब हो रही हैं तो मैं सैफ को इन्वॉल्व करूँ, अगर मेडिकल इश्यूज़ हो रहे हैं मैं डॉक्टर इफ्तिखार को इन्वॉल्व करूँ। सो इफ़ देयर इज़ अ टीम अप्रोच तो आई एम डैम श्योर कि जितने भी ये जो नेगेटिव या पॉजिटिव स्ट्रेसर्स हैं उससे हमारे पेशेंट्स अच्छी तरह फाइट कर सकेंगे एंड दे विल बी एबल टू कोप अप विद ऑल दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। और आपकी बात बड़ी ज़बरदस्त है। मैं आपकी बात में एक छोटी सी बात का इजाफा साइकेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे यहाँ पे बेंजोडाइज़ेपिन्स बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब की जाती हैं और कार्डियोलॉजिस्ट भी उसमें एक बड़ा ग्रुप है। कार्डियोलॉजिस्ट बेंजोडाइज़ेपिन बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब करते हैं। जबकि अगर आपके मरीज को एंजाइटी या डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स हैं तो और आप कुछ दवा देना चाहते हैं तो बहुत सारी ऐसी मॉडर्न दवाइयाँ हैं, जैसे SSRIs हैं जो बहुत सेफ हैं, कार्डियक सेफ भी हैं और उनकी इफिकेसी बेंजोडाइज़ेपिन के बिल्कुल बराबर है। फर्क सिर्फ इतना है कि SSRI का इफेक्ट आने में जरा 2-3 हफ्ते लगते हैं,
तो इनिशियली बेंजोडाइजेपिन के साथ मिला के भी दी जा सकती है, लेकिन लेटरली हमारी कोशिश होनी चाहिए कि बेंजोडाइजेपिन को ग्रेजुअली विथड्रॉ कर रहे हैं। यकीनन रेहान साहब आप ऐसा ही करते हैं। जरूर जरूर, जी जी जी। मैं सिर्फ जैसे ये कहना चाह रहा हूँ कि बेंजोडाइजेपिन्स की आपने जो बात की, प्रोफेसर ताज़ीन जाफ़र जो आगा खान की बायोस्टैटिस्टिशियन और बड़ी बेहतरीन क्लिनिकल रिसर्चर हैं, उन्होंने एक बड़ा मशहूर एक क्लिनिकल डेटा कंपाइल किया था 25-30 हज़ार हाइपरटेंसिव पेशेंट्स का पाकिस्तान के, और उनसे जब पूछा गया घर घर जाके कि आप ब्लड प्रेशर की कौन सी दवाई इस्तेमाल करते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु हैड हाइपरटेंशन दे वर यूजिंग बेंजोडाइजेपिन्स। ठीक है, तो इसलिए हमें हर चीज़ का अप्रोप्रिएट इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, बजाय इसके कि हर मरीज़ को हम बेंजोडाइजेपिन्स पे स्टार्ट करवा दिया जाए। डॉक्टर रेहान, चूंकि अब वक्त हमारा कम हो रहा है, तो मैं आपसे कोई आखिरी मैसेज आपके कार्डियक मरीजों के कोविड-19 और मौजूदा सिचुएशन में कोई शॉर्ट मैसेज अगर आप देना चाहें तो प्लीज़। कोविड-19 एक इन्फेक्शन है जो फ्लू और फ्लू से ख़तरनाक किस्म की फीचर इख्तियार कर सकता है। आप लोगों को इससे बचने की ज़रूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत है, आप अपने घरों में महदूद रहिए, जो दिल की दवाइयाँ बाकायदगी से इस्तेमाल करते रहिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है, अगर आपका हार्ट फेलियर कंट्रोल्ड है, तो आपको ख़तरे की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आप लोग बाहर मिंगल करेंगे, बाहर जाए अननेसेसरी मूव करेंगे, उससे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। तो स्टे होम, स्टे सेफ। डॉक्टर सैफ साहब, आपकी तरफ आता हूँ। कोविड-19 और डायबिटीज़ और हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया की सिचुएशन में, चूंकि हॉस्पिटल्स भी आजकल बंद हैं, क्लिनिक्स भी उतने ओपन नहीं हैं, मैं चाहूँगा कि आज के वेबिनार के तवज्जुह से आप भी अपने मरीजों को कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज़। देखिए, हमारा तो बहुत ही आसान मैसेज है। मैं अभी भी पूरी कोशिश ये होती है कि हर पेशेंट की जो कॉल आती है तो कोशिश ये होती है, उनसे कहा जाता है कि आप घर पे रहें, हॉस्पिटल आने की आपको कतई कोई ज़रूरत नहीं है। बस अपनी एक ही बात है कि हमारी तो डायबिटीज़ के अंदर की जो की ऑफ सक्सेस, जो कामयाबी की कुंजी है डायबिटीज़ के अंदर, वो अच्छी शुगर कंट्रोल है। कि अगर उन्होंने अपना, और ये बड़ा आम फहम है कि हर एक को बहुत अच्छे से पता होता है कि उसकी शुगर क्यों बढ़ रही है, और ऐसा नहीं होता कि उसको पता नहीं है कि मैंने वाकई पूछ रहा और पता नहीं क्यों बढ़ रही है, लेकिन पता सब होता है क्यों बढ़ रही है। एक ही वजह होती है गज़ा के लिहाज से। गज़ा का तयन सही कर लेंगे, जैसे कि इफ्तिखार साहब ने बहुत डिटेल से कहा कि इस दौर के अंदर जो हम घर पे रहे, तो अगर गज़ा का तयन सही किया, दवा का मिकदार का तयन सही किया, तो उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से कि उनकी शुगर कंट्रोल में रहेगी और कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाएंगे। अगर कोविड-19 हो भी गया, पहली बात तो ये कि उसको इतना एक डर है, इतना तो मौत का डर नहीं लोगों को हो रहा जितना कि कोविड-19 होने का डर हो रहा है। तो कोई ऐसा इंशाल्लाह खुदा न खासा अगर हो भी गया, कोई ऐसा मसला नहीं है। वी कैन टैकल इट आराम सुकून से, जिस तरह फ्लू को, जिस तरह और दूसरी चीज़ों को, इन्फ्लुएंजा को हम डील कर लेते हैं, कोविड भी डील हो जाएगा। शुगर को अच्छी कंट्रोल करें, ज़्यादा नुकसान मैं खाली एक डाटा शेयर कर दूँ आपसे, इंतहाई माजरत। देखिए, हर 6 सेकंड के ऊपर एक शख्स को डायबिटीज़ हो रही है, दो, ठीक है, और एक अमवात हो रही है। अगर सिर्फ डायबिटीज से अमवात निकाली जाए तो कहीं ज्यादा है। 14,400 अमवात रोजाना डायबिटीज से होती हैं, रोजाना 14,400 अमवात डायबिटीज से होती हैं, जो कि हो ही जा रही है। ये कोरोना से कहीं ज्यादा है, लेकिन चूंकि कोरोना का एक हाइप है इस वक्त, तो बात कोरोना की हो रही है, लेकिन डायबिटीज से अमवात कहीं ज्यादा है कोरोना के मुकाबले में। दूसरी अहम बात, जो जैसे कि रेहान उमर ने कहा, बिल्कुल ठीक है कि अब हमें सीखना पड़ेगा। टू बी ऑनेस्ट, ये ऐसा नहीं होगा कि लॉकडाउन, एक कंसेप्ट आ रहा है कि लॉकडाउन खत्म होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लॉकडाउन के बाद, कोविड-19 के बाद, ये हमें अपनी जिंदगी को चेंज करना है। सोशल डिस्टेंसिंग शुड बी पार्ट ऑफ अ लाइफ। जैसे कि जापान में एक अटैक हुआ था उनके ऊपर गैस का, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी चेंज कर ली। जरूरी नहीं कि दोबारा अटैक हो, उन्होंने मास्क लगाने को, डिस्टेंसिंग करने को, पूरी लाइफ चेंज कर ली उन्होंने। तो हमें भी अपने आप को चेंज करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाना होगा। ऐसा नहीं है कि हम सब, किसी के अगर जहन में है, किसी मरीज के कि वन फाइन मॉर्निंग विल वेक अप एंड दिस कोविड-19 हैज गॉन, ऐसा नहीं होगा। हमें अपने आप को, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा, इसके साथ ही अपनी जिंदगी गुजारना है इन तमाम मेजर्स को लेते हुए। बहुत शुक्रिया आपका। मैं प्रोफेसर साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें थोड़ा सा जो कॉमन हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं उसके साथ साथ आप भी अपना कोई मैसेज आज के वेबिनार के हवाले से और कोविड-19 के हवाले से, वैसे आपने बहुत अच्छे और खूबसूरत तरीके से पहले बात समझाई है। मैं चाहूँगा आप भी ज़रा हमारे जो वेबिनार सुनने वाले और देखने वाले लोग हैं इनके लिए एक मैसेज। बीइंग प्रैक्टिसिंग फिजिशियन, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा, और हो सकता है कोई डॉक्टर्स भी इस वक्त सुन रहे हों, वो जो पैनिक अटैक्स में पेशेंट्स आते हैं इस वक्त हमारे पास, वो
टिपिकल बड़ा सिम्टम्स जो कोरोना के सिम्टम्स लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब सांस नहीं आ रहा है, मुझे घुटन का एहसास हो रहा है, रात से मैं इस तरह बैठ। अच्छा, जाहिर है कि एक एक्सपीरियंस फिजिशियन हिस्ट्री की मदद से बड़ी आसानी से पता कर लेता है कि ये पैनिक अटैक है, लेकिन देयर आर सम रेड फ्लैग्स। अब इसमें एक थोड़ा सा खतरा ये होता है कि कहीं कोई कोरोना का पेशेंट हमारे पास मिस ना हो जाए पैनिक अटैक समझ के, तो उसमें 2-3 रेड फ्लैग्स याद रखिएगा। वो मैं चाह रहा हूँ कि एक तो ये कि एक पेशेंट चाहे कितना भी आपको लगे कि ये मे भी आप पहले से जानते हो कि ये तो नोन केस है एंजाइटी का, वो जैसे नहीं भेड़िया आया और किसी दिन भेड़िया आ जाए, तो चाहे उसकी प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी कैसी हो, एंजाइटी कितनी भी स्केल पे हो, लेकिन अगर उसको फीवर है और फीवर के साथ टिपिकल साइन एंड सिम्टम हैं दूसरे कोरोना के, और उसके साथ वो एंजाइटी के मुझे सांस घुट रहा है, तो आप चाहे चेस्ट फाइंडिंग हो ना हो, चाहे आप फीलिंग हो कि कितना भी, आप उसे फौरी तौर पे जो जिस चीज की जरूरत होती है वो एक एक्सरे चेस्ट और एक जो है ना ऑक्सीजन सैचुरेशन। हर क्लिनिक पे किसी भी अच्छे कंसल्टेंट के पास आजकल जहाँ ब्लड प्रेशर वगैरह नापा जाता है तो उसके साथ ही पल्स ऑक्सीमीटर होता है, जस्ट उसकी फिंगर रख के आप पल्स ऑक्सीमीटर से देख लें, आप यकीन जाने पेशेंट फिजिकली बहुत अच्छा लगेगा। कि हमें देखते हैं ना सीओपीडी के पेशेंट, कार्डियक के पेशेंट, वो पेशेंट की हालत बुरी होती है, फिर सैचुरेशन ड्रॉप होती है। अमूमन ऐसा नहीं होता, पेशेंट देखने में अच्छा खासा महसूस होता है वाइटली, लेकिन उसकी सैचुरेशन खासी ड्रॉप हुई होती है। तो आप देखें कि सैचुरेशन उसकी ड्रॉप हुई है, तो आपको कहीं भी एंजाइटी महसूस हो, वो आप उससे भूल जाइए, शुड बी रेफर टू द हॉस्पिटल। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है जो हमें जहन में रखना है। और फिर डेफिनेटली हमें काउंसलिंग और बाकी चीज़ों को हमें जहन में रखना है। बाकी मेरे दोस्तों ने बहुत अच्छे मैसेजेस दे दीजिए, हमें कोरोना की इन्हीं चीज़ों से अपने मुस्तकबिल में अपनी सेहत के जो असूल हमारे बड़े सिखा गए, हमारा मजहब सिखा गया, हमारी मेडिसिन सिखाती है, ये हाथ धोना हमेशा से इम्पोर्टेंट था। पर्सनल स्पेस जिसको हम कहते हैं, हम अमूमन यहाँ कहा जाता है कि वो एक दूसरे के अंदर बहुत करीब जाके बात करते हैं, लेकिन बाहर के मुल्कों में पर्सनल स्पेस का एक तस्वर है, आप थोड़ा सा फासले से रह के बात करनी होती है। और आपको छींक आए, आपको बहुत पहले बता दिया गया है कि आपको छींक कैसे आपको छींक आनी चाहिए और आपको उसी वक्त क्या करना हो। एक सिंपल सी चीज है, हम आजकल जैसे छींक आती है तो मुंह के ऊपर ये रख लेते हैं, होता है कि छींक लेते हैं, उसके बाद फिर लेके जाते हैं। जैसे ही आपको एहसास हुआ कि छींक आना शुरू हो गई है और आपके पास और कुछ नहीं है, पहले वहां से उठ जाएं, ना उठ सकें तो भी उससे पहले ही आप अपना ये बाजू ऊपर रख लें, ताकि अब जब छींक का प्रोसेस स्टार्ट हो तो ऑलरेडी आपका बाजू आगे मौजूद है। ये मैनर्स, ये चीजें हमारे हमारे कल्चर का एक हिस्सा बहुत अरसे से हैं, जिसको जो तकल्लुफात नहीं है। अगर हम इनको अब दोबारा एक कुदरत ने रिमाइंड कराया है, हम इसको अपनी आइंदा जिंदगी में इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे, तो आइंदा शायद अगर ये कोरोना चला भी गया तो बाकी हर साल जो फ्लू से अमवात होती है, जो बहुत बड़ी तादाद में अमवात होती हैं, हम उनसे भी बच सकते हैं, बाकी इन्फेक्शन से भी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम पैनलिस्ट का। डॉक्टर रेहान उमर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। डॉक्टर सैफ साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर इफ्तिखार साहब आपका बहुत शुक्रिया। और जो हमारे वेबिनार देखने वाले नाजरीन हैं, मैं आज के इतने सीनियर और एक्सपर्ट डॉक्टर्स की तमाम गुफ्तगू से जिन नताइज पे पहुँचे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना के दौरान अमूमी तौर पर जो नुक्ते मैंने हासिल किए, आज सीखा हूँ, वो ये कि एक तो जो कोरोना के लॉकडाउन के दौरान जो हमने एहतियाती तदाबीर है, यानी हाथों को बार बार धोना, सैनिटाइजेशन करना, डिस्टेंसिंग को रखना, और जैसा प्रोफेसर इफ्तिखार साहब ने फरमाया कि ये सब कुछ हमारे मज़हब का भी हिस्सा है। यहाँ तक कि हमें तो ये बताया गया था कि सफाई आधा ईमान है, हाफ फेथ है हमारा। दूसरा नुक्ता हमारा ये होना चाहिए कि कोरोना के दौरान हमें कुछ ना कुछ जिस्मानी वर्जिश, WHO रिकमेंड कर रही है कि कम से कम आधा घंटा, आप कुछ नहीं है तो घर में एक जगह से दूसरी जगह वॉक कर लें। तीसरा अहम नुक्ता है ग़िज़ा, अपनी ग़िज़ा को कंट्रोल में रखें, हेल्दी फूड खाएं, सब्जियां और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। चौथा नुक्ता यह है कि अगर आप बीमार हैं और किसी भी किस्म की दवाइयाँ लेते हैं तो अपनी बीमारी की दवाइयों को अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर तब्दील ना कीजिए, खुद से डोज को कम या ज़्यादा ना कीजिए। अगर आप किसी भी तरह से स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि ऐसी हेल्दी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों कि जो आपको रिलैक्स करती हों।
میں گیٹس فارما کا بہت مشکور ہوں کہ آج انہوں نے اس ویبینار کے تھرو اتنا زبردست یہ سیشن کروایا، اور تمام پینلسٹ کا میں ایک بار پھر بہت زیادہ مشکور ہوں، ڈاکٹر ریحان صاحب آپ کا، ڈاکٹر سیف صاحب، پروفیسر افتخار صاحب، اور انشاءاللہ جلد دوبارہ اسی طرح کے کسی موضوع پہ ہم دوبارہ کسی ویبینار کے اندر ہم سب عوام الناس کے لیے اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔